Assalamualaikum everyone, welcome to database course. In today's lecture we will learn about entity relationship model which is normally known as ER model. आज के लेक्चर में हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है ER मॉडल की डेफिनेशन, देन व्हाट इज एन एंटिटी, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, फिर एट्रीब्यूट्स के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें है सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. उसके बाद हम देखेंगे कि ER मॉडल में आइडेंटिफायर क्या होता है और एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है. ER मॉडल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं. जब हमने डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास एक डिज़ाइन फेज था जिसमें हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं. ये फेज फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड होता था जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फेज था, उसके बाद हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन फेज था और उसके बाद हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन फेज था. तो डिज़ाइन फेज में हम डेटाबेस को बेसिकली डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने से पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं उसकी हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं. द इनिशियल फेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज गैदरिंग एंड कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द यूजर्स रिक्वायर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम. जब भी हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस क्रिएट करना हो तो सबसे पहले इनिशियल फेज में हम उस ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स की उस डेटाबेस से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से यूजर्स जो हैं इंक्लूड होंगे, वो डेटाबेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और हर यूजर की जो है वो डेटाबेस से क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल के लिए डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसके यूजर्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से यूजर्स जो हैं वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. उसमें आपके पास टीचर्स आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और क्लासेस की इंफॉर्मेशन होगी. फिर हर यूज़र की जो है वो उस डेटाबेस से रिक्वायरमेंट क्या होगी. जैसे स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो जो है वो अपना रिजल्ट व्यू कर सके, अपनी फीस को व्यू कर सके. फिर टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट है. हर यूज़र की डेटाबेस सिस्टम से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने उस ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्ट करनी होती है इनिशियल फेज में. Next, the designer chooses the data model and by applying the concepts of the chosen data model, translate these requirements into a conceptual schema of the database. अब हम requirements collection के बाद directly implementation की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि अगर फ़ौरन ही हम implementation की तरफ चले जाएं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको चेंज करनी पड़ती हैं या फिर डिलीट करनी पड़ती हैं या न्यू चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये सब करना मुश्किल हो जाता है. तो रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बाद हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं या एक लॉजिकल मॉडल बनाते हैं जो कि उस एंटरप्राइज का एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस कहलाते हैं जिसमें हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आते हैं. ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बनाने के लिए जो कि उसके पूरे एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है. आज के लेक्चर में हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ही कवर करना है. उसके बाद क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा मॉडल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस प्रोसीड्स इन 2 फाइनल डिज़ाइन फेजेस. अब हमने जो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया है उन रिक्वायरमेंट से जो कि हमने रिक्वायरमेंट फेज में कलेक्ट की थी, अब उस मॉडल को हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है. तो उसमें हमारे पास 2 स्टेप्स हैं. First है in the logical design phase, the designer maps the high-level conceptual schema onto the implementation data model of the database system that will be used. Logical design phase में क्या होता है कि हमें पता होता है कि इस database के लिए हमने कौन सा DBMS database management system यूज़ करना है. तो वो DBMS जो मॉडल अप्लाई कर रहा होता है, हमने जो conceptual डिज़ाइन बनाया होता है, हम उस conceptual डिज़ाइन को मैप करते हैं DBMS के मॉडल पे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे तो हम अपने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को रिलेशनल मॉडल में मैप करेंगे. नेक्स्ट, फाइनली द डिज़ाइनर यूजेस द रिजल्टिंग सिस्टम स्पेसिफिक डेटाबेस स्कीमा in the subsequent physical design phase in which the physical features of the database are specified. जब हम conceptual schema को database system के data model पे मैप करने के बाद अब हम implementation की तरफ जाएंगे. ठीक है, implementation में
हमने जो लॉजिकल डिज़ाइन फेज में एक डाटा मॉडल क्रिएट किया होता है उसको हम फाइनली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें फिर आपके सारे फिजिकल फीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फाइल्स की लोकेशन, स्टोरेज और इंडेक्सेस वगैरह, ये सारे फीचर्स फिर आप फिजिकल डिज़ाइन फेज में देखते हैं। तो इस तरह से आपका डेटाबेस का डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारे पास ये जो कॉन्सेप्चुअल वाला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस डेटाबेस के ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है क्या? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ऑल्सो नोन एज ER मॉडल इज अ हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल मॉडल. It is very useful in mapping the meanings and interactions of real world enterprises onto a conceptual schema. तो ER मॉडल की हेल्प से हम रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज जो उसका मीनिंग है और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के तौर पे पेश कर सकते हैं. It identifies the real world objects called entities and relationships between these entities. अब ये नेम से ही पता चल रहा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इट मीन्स कि हम इसमें एंटिटी और रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. An entity relationship model describes the structure of a database with the help of a diagram which is known as entity relationship diagram. अब ER मॉडल को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जो कि आप एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स उसमें यूज करते हैं और वो आपके उस ओवरऑल ER स्कीमा को या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिकली ER मॉडल में हम जो मेन हमारे पास दो चीज़ें हैं वो हम एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उन एंटिटीज़ के दरमियान एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करते हैं, जो कि होते हैं रिलेशनशिप्स. ये चेन नोटेशन है जिसमें हम ER में जो हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास एंटिटी के लिए रेक्टेंगल का सिंबल है, वीक एंटिटी के लिए हमारे पास ऐसे डबल रेक्टेंगल है, एसोसिएटिव एंटिटी में हम रेक्टेंगल के अंदर एक डायमंड यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं, वीक रिलेशनशिप के लिए हम डबल डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट के लिए हम ओवल यूज़ करते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम उसी तरह डबल ओवल यूज़ करते हैं और डिराइव्ड एट्रीब्यूट के साथ हम इस तरह से डॉटेड जो है वो ओवल यूज़ करते हैं. तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि हम ER डायग्राम में यूज़ करेंगे और ये सब होते क्या हैं ये हम आगे जाके देखेंगे. अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप है ER मॉडल बनाने का, उसमें सबसे पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस एंटरप्राइज के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, आप उसकी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. एंटिटी होती क्या है? एंटिटी इज़ अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. रियल वर्ल्ड में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग है जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसको आप एंटिटी बोलते हैं. ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, नेम, प्लेस और थिंग. फिजिकल कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आपके पास कार है या आपके पास टेबल है. ठीक है, ये फिजिकल एंटिटीज़ हैं. फिर कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट है, कोर्स है. अब कोई भी जो रियल वर्ल्ड में आपके अराउंड ऑब्जेक्ट हैं वो एंटिटी होते हैं. ईच एंटिटी हैज़ एट्रीब्यूट्स, द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब इट. अब हर एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं और उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स का वर्ड यूज़ करते हैं. For example, an employee entity may be described by the employee's name, age, address, salary and job. अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की एंटिटी है, फर्दर उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? उसका नेम होगा, एज, एड्रेस, सैलरी एंड जॉब. तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप एम्प्लॉय को डिफाइन कर रही हैं. तो बेसिकली ये जो हैं वो एम्प्लॉय एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं. An entity set is a set of entities of the same type that share the same properties or attribute. Each entity set has a key. अब वो वाली एंटिटीज जो कि सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं उनको आप एंटिटी सेट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी सेट है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, सेम प्रॉपर्टीज होंगे जो कि स्टूडेंट को डिफाइन कर रही होंगी. तो बेसिकली एंटिटी सेट जो है वो इज अ सेट ऑफ एंटिटीज जो कि सेम प्रॉपर्टीज शेयर करती हैं. नॉर्मली जब हम एंटिटी यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटिटी सेट ही उसका मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल पीपल हु आर इंस्ट्रक्टर्स एट अ गिवन यूनिवर्सिटी. अब एक यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, उन सब की सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम एट्रीब्यूट्स होंगे. तो हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्टर्स का एक एंटिटी सेट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंटिटीज़ हैं
वो उन सब की सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। जैसे एग्जांपल है, अब एंटिटी को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, इसको हमने रेक्टेंगल में लिखा है और ये फर्दर हमने इसके ओवल के सिंबल में एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। ठीक है, तो स्टूडेंट की एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड एज है। तो ये इस तरह की जो एक नोटेशन होगी, डायग्राम होगी, वो एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। एट्रीब्यूट्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी और अ रिलेशनशिप टाइप। जैसे अभी हमने देखा कि ये एंटिटी की प्रॉपर्टी और जो आगे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टाफ एंटिटी टाइप में बी डिस्क्राइब्ड बाय द स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी एट्रीब्यूट्स। अब अगर हमारे पास एक स्टाफ की एंटिटी है तो उसको जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी। एट्रीब्यूट डोमेन द सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स। हर एट्रीब्यूट की एक डोमेन होती है। अब उस एट्रीब्यूट में हम जितनी भी वैल्यूज एंटर करेंगे उससे उस एट्रीब्यूट की डोमेन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ रूम्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी इज बिटवीन 1 and 15 फॉर ईच एंटिटी अकरेंस। अब जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज अलाउ हैं वो सिर्फ 1 से 15 तक हैं। तो इस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन्हें इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक हम डोमेन डिफाइन कर देते हैं जिसमें एट्रीब्यूट की जो है वो आगे डेटा टाइप भी आ जाती है और उसमें अगर कोई कंस्ट्रेंट है वो आ जाता है। तो बेसिकली उस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यूज अलाउ हैं उसको आप डोमेन बोलते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज का एक एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय की एज का, तो उसमें अगर आपने जो है वो सिर्फ अलाउएबल वैल्यूज क्या हैं कि आप 20 से 30 के दरमियान या 40 के दरमियान उनके जो है वो एज लिमिट है एम्प्लॉयज़ की, तो इसमें आप सिर्फ वही वैल्यूज एंटर कर सकते हैं जो कि 20 से 40 के दरमियान होंगी। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट की एक डोमेन डिफाइन करते हैं। Attributes can be classified as simple versus composite attributes, single valued and multi valued attributes, and stored versus derived attributes. Attributes को in ER मॉडल हम फर्दर इन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम एक एक टाइप को देखेंगे। सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कॉम्पोनेंट। सिंपल एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कॉम्पोनेंट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें सिर्फ एक कॉम्पोनेंट है और उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, उसको आप सिंपल एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है पोजीशन एंड सैलरी ऑफ द स्टाफ एंटिटी। अब हमारे पास एक पोजीशन का एट्रीब्यूट है और सैलरी का एट्रीब्यूट है, इसमें ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, इनके फर्दर कोई और कॉम्पोनेंट्स नहीं है, एक सिंगल कॉम्पोनेंट है, सैलरी के अंदर कोई एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह पोजीशन भी आपके पास एक सिंपल एट्रीब्यूट है, इसके कोई ये फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके पोजीशन नहीं बनी बल्कि एक सिंपल पोजीशन है। इसको हम सिंपल एट्रीब्यूट्स को एटॉमिक एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। Some attributes can be further divided to yield smaller components with an independent existence of their own. अब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिंपल एट्रीब्यूट्स के वाइस वर्सा हैं। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और हम उनको फर्दर उन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कंपोनेंट्स भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस एट्रीब्यूट ऑफ द ब्रांच एंटिटी विद द वैल्यू 163 मेन स्ट्रीट ग्लासगो G11 9QX कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट, सिटी एंड पोस्ट कोड एट्रीब्यूट्स। अब जो ब्रांच की एंटिटी है उसमें एक एड्रेस का एट्रीब्यूट है, ठीक है, और एड्रेस का एट्रीब्यूट फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास? स्ट्रीट, सिटी एंड पोस्ट कोड। तो एड्रेस का एट्रीब्यूट हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि हम फर्दर उसको सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये स्ट्रीट देखें, ये स्ट्रीट की एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यू है। इसी तरह सिटी की वैल्यू है ग्लासगो, इसी तरह पोस्ट कोड की एक वैल्यू, और इन कंपोनेंट्स को हमने कंबाइन करके एक एड्रेस का कंपोनेंट बनाया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप।
जिस एट्रीब्यूट में हम सिर्फ एक वैल्यू एंटर कर सकें वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है. फॉर एग्जांपल, ईच occurrence of the branch entity type has a single value for the branch number. For example, B003. अब ब्रांच की एंटिटी में जो उसकी ब्रांच नंबर की प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ब्रांच की सिर्फ एक ही ब्रांच नंबर हो सकता है. तो ये आपके पास है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. या अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की एंटिटी और उसका फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट है तो फर्स्ट नेम में एक ही उसका नेम आ सकता है, उसके एक से ज्यादा फर्स्ट नेम नहीं हो सकते. Multi-valued attribute holds multiple values for each occurrence of an entity type. Multi-valued attribute में आप एक से ज़्यादा values लिख सकते हैं, enter कर सकते हैं. For example, occurrence of the branch entity type can have multiple values for the telephone number attribute. अब एक ब्रांच में एक से ज़्यादा टेलीफोन्स हो सकते हैं तो जाहिर है उनके टेलीफोन नंबर्स भी एक से ज़्यादा होंगे. तो अगर एक ब्रांच में 2 टेलीफोन नंबर्स हैं तो जो टेलीफोन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसमें आप 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज एंटर कर सकते हैं. तो ये आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. या अगर कोई स्टूडेंट है उसकी एक से ज्यादा ईमेल है तो वो ईमेल के एट्रीब्यूट में अगर 2 ईमेल लिखता है तो वो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, आप उसमें एक से ज्यादा वैल्यू अलाउ कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. The attribute is called a derived attribute if it is derivable from other attribute, stored attribute. अब ऐसा attribute जो कि किसी और attribute से हमने derive किया हो उसको हम derived attribute कहते हैं, और जिससे हम derive कर रहे होते हैं उसको हम stored attribute कहते हैं. stored attribute कोई भी आपका normal attribute होगा जो कि उस entity से associate होगा, और उसमें से अगर हम कोई एक न्यू एट्रीब्यूट डिराइव करते हैं तो वो हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है. जैसे एग्जांपल गिवन है, द वैल्यू फॉर द ड्यूरेशन एट्रीब्यूट ऑफ द लीज एंटिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेंट स्टार्ट एंड रेंट फिनिश एट्रीब्यूट्स. अब हमारे पास एक लीज की एंटिटी है और उसमें हमारे पास रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश के एट्रीब्यूट्स हैं, और एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है ड्यूरेशन का. अब ये जो ड्यूरेशन का एट्रीब्यूट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश पे. ठीक है, तो ये ड्यूरेशन की वैल्यू हम कहाँ से डिराइव करेंगे? रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश की वैल्यू से. उसके खुद से हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो इन दोनों पे डिपेंड करी है और इनसे हमने वो वैल्यू उस लीज की ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर अ पर्टिकुलर person entity the value of age can be determined from the today's date and the value of that person's birth date. अब जब भी अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय की या पर्सन की एज लिखनी हो, स्टोर करनी हो, तो एज को अगर हम डायरेक्टली स्टोर करते हैं तो आपको पता है कि हर साल एज की वैल्यू चेंज होगी. डेट ऑफ बर्थ को हम एज एन एट्रीब्यूट ले सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में से हम किसी भी पर्सन की एज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग करंट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ. तो एज भी आपकी एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है क्योंकि आप वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से जो कि डेट ऑफ बर्थ है उससे डिराइव कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ आपके पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है जो कि आपने स्टोर किया. अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, हमारे पास कार की एंटिटी है, ठीक है, और ये कार के एट्रीब्यूट्स ईयर है, कलर है, मेक, मॉडल, व्हीकल आईडी, रजिस्ट्रेशन. अब इसमें आप देखें अभी जो ऊपर हमने एक टाइप पढ़ी थी कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की, जिसको हम फर्दर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो जो रजिस्ट्रेशन है कार की वो हम स्टेट और नंबर में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमारे पास एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक स्टेट की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी. तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की. अब ये आपके पास हमने जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पढ़े हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज अलाउ होती हैं, उसमें ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है इस कलर एट्रीब्यूट की, और ये इसे हमने डबल ओवल के अंदर लिखा है. अब फॉर एग्जांपल कार में जो है वो 2 कलर के पेंट हुए हैं, फ्रंट में थोड़ा डिफरेंट पेंट है, बैक से डिफरेंट पेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल. तो कलर में आप 2 कलर्स की वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, जो भी. इसलिए ये कलर की जो आपके पास एग्जांपल है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. अब ये एक और एग्जांपल है, इसमें आपके पास एम्प्लॉय की एंटिटी है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफाइन है. अब यहाँ पे स्किल अगेन हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्योंकि एक एम्प्लॉय की एक से ज्यादा स्किल्स हो सकती हैं. मींस के एक एम्प्लॉय के पास प्रोग्रामिंग की भी स्किल है और मार्केटिंग की भी स्किल है, तो स्किल के एट्रीब्यूट में हम मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फिर अब हमारे पास यहाँ पे एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय के ईयर्स एम्प्लॉयड. ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करी है? डेट एम्प्लॉयड पे.
एक एम्प्लॉय कितने अरसे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी हम इंफॉर्मेशन उसके एम्प्लॉयमेंट डेट, स्टार्ट डेट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उससे डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है डिराइव्ड एट्रीब्यूट और इसको आपने डॉटेड ओवल में लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, जिसको हम की भी बोल सकते हैं, इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज सिलेक्टेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। जो एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें से आइडेंटिफायर या फिर की ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि उस एंटिटी के जितने भी अकरेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम किसी पर्सन की एग्जांपल लें तो पर्सन का आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, वो किसी दो पर्सन का सेम नहीं हो सकता। तो जो उसका आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट है उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। आइडेंटिफायर इज अंडरलाइंड इन ERD। जो ERD डायग्राम बनाते हैं उसमें जो हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं उस एट्रीब्यूट को हम अंडरलाइन करते हैं। फिर हमारे पास है कॉम्पोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। जब हमारे किसी एंटिटी को एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसको हम कॉम्पोजिट की बोलते हैं और वो एट्रीब्यूट्स पेयर में जो है वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप स्टूडेंट एंटिटी की एग्जांपल लें तो इसके ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब नेम जो है वो स्टूडेंट का सेम हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है कि एक क्लास में एक नेम के ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं बना सकते क्योंकि ये हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट्स का सेम भी हो सकता है। देन एड्रेस अगेन, अगर कोई सिबलिंग जो है वो एक क्लास में है तो फिर उनका एड्रेस भी सेम होगा, ये भी नहीं हम ले सकते एज एन आइडेंटिफायर। फिर एज है, एज तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की सेम होगी, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में नॉर्मली एक खास एज ग्रुप के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो इनको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते क्योंकि हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। फिर हमारे पास एक है एट्रीब्यूट ID का। अब हर स्टूडेंट को एक यूनिक ID असाइन होती है और वो ID जो है वो सारे स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, किसी दो स्टूडेंट की सेम ID एक स्कूल में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम ID को जो है वो की बनाएंगे या आइडेंटिफायर बनाएंगे और ER डायग्राम में हम हमेशा उसे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये ID जो है ये हर स्टूडेंट के इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर की एग्जांपल है। यहाँ पे कार का जो रजिस्ट्रेशन है एट्रीब्यूट और व्हीकल ID एट्रीब्यूट, ये दोनों इनका कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब आपके पास कॉम्पोजिट आइडेंटिफायर हो तो आप उन दोनों एट्रीब्यूट्स को अंडरलाइन करते हैं जिनको आपने एज एन आइडेंटिफायर सेलेक्ट किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसीज। नाउ ER मॉडल में एक और कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसीज। If the existence of an entity A depends on the existence of entity B, then A is said to be existence dependent on B. ER मॉडल में हमारे पास कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि डिपेंड कर रही होती हैं किसी दूसरी एंटिटी पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल A एंटिटी और वो डिपेंड कर रही है B एंटिटी की एग्जिस्टेंस पे, तो आप B को कहेंगे डोमिनेंट एंटिटी और A इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट एंटिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि B जो है वो पेरेंट एंटिटी है और A जो है वो चाइल्ड एंटिटी है। जैसे एग्जांपल है, इफ अ लोन एंटिटी इज डिलीटेड देन ऑल इट्स एसोसिएटेड पेमेंट एंटिटीज मस्ट बी डिलीटेड टू। अब एक हमारे पास लोन की एंटिटी है और एक हमारे पास पेमेंट की एंटिटी है, तो लोन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ही उससे रिलेटेड पेमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। अगर लोन ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो पेमेंट भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पेमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है लोन पे। एक और एग्जांपल है, स्पाउस एंटिटी इज एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो उसके स्पाउस की इंफॉर्मेशन होगी। अगर एम्प्लॉय की ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्पाउस की इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो स्पाउस एंटिटी इज एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय एंटिटी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एंटिटीज होती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। तो आज के लेक्चर में हमने एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफायर्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप्स इन ER मॉडल को डिस्कस करेंगे।